नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। लेकर हाजिर हूं मैं अपनी खास पेशकश। पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में जो चुनावी समर चल रही है। आप स्मार्ट हैं, आप जानते हैं इन 5 स्टेट्स में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी ने लंबे अरसे से बंगाल फतेह के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन राजनीति की पुरानी खिलाड़ी ममता बनर्जी मैदान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। असम में पिछले 1 दशक से महिलाओं ने साइलेंट वोटर बन सत्ता की चाबी अपने हाथों में थाम रखी है, तो वहीं तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टियां गठबंधन में सहयोगी राष्ट्रीय दलों को ज्यादा भाव देने को तैयार नहीं है। राजनीति की बिसात पर अपने हक में माहौल बनाने के लिए सियासी दिग्गज एक से बढ़कर एक चाल चल रहे हैं। आज के स्पेशल एडिशन में आपको दिखाऊंगा पश्चिम बंगाल, असम के साथ तमिलनाडु जैसे बड़े स्टेट्स में सत्ता का सिंहासन हासिल करने के लिए किस तरह चुनावी रणनीतियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। बंगाल, तमिलनाडु, असम। चुनावी जंग बड़ी भीषण। ममता की डर वाली चाल। असम में महिलाओं का दांव। राष्ट्रीय दलों को कम भाव। द्रविड़ दलों ने दिखाया ताव। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लोगों को एक चेतावनी बार बार दे रही हैं। बीजेपी से बचकर रहने की चेतावनी। ममता बनर्जी बार बार ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि अगर पश्चिम बंगाल के लोग बीजेपी के बहकावे में आ गए और उन्हें वोट दे दिया और सत्ता सौंप दी तो पश्चिम बंगाल में कुछ भी नहीं बचेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। चुनाव में सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ ऐसी ही बातें बोलकर लोगों का वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। सभी राजनीतिक दल अपने विरोधी के बारे में जितना भी घटिया हो सकता है समझाने की कोशिश करते हैं ताकि लोग किसी और तरफ न खिंचे चले जाएं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये सब देखने को मिला था, जब आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल लोगों को बीजेपी से डराने की कोशिश कर रहे थे। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, एक भी राज्य में बीजेपी 24 घंटे बिजली नहीं दे पाई। तो अगर सस्ती बिजली चाहिए, फ्री बिजली चाहिए, सही बटन दबा देना, गलत बटन दबा दिया तो यूपी वाला हाल हो जाएगा। दिल्ली में भी गलत बटन दबा दिया, गलत बटन दबा दिया तो हजारों रुपए का बिल आएगा महीने का। दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी, दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे। पिछली बार पूरी दिल्ली ने 70 में से 62 सीट दी। आप लोगों ने गलती कर दी, आप लोगों ने बीजेपी को जिता दिया। अब बीजेपी का एमएलए, आम आदमी पार्टी की सरकार, वो लड़ा तो बहुत अच्छा हमसे, 24 घंटे लड़ता था, काम नहीं कराए आपके। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अरविंद केजरीवाल की तरह तो नहीं, लेकिन करीब करीब उसी अंदाज में समझाने की कोशिश करती हैं कि वो बीजेपी को किसी भी सूरत में वोट न दें। ममता बनर्जी ने बीजेपी के नाम पर लोगों को डराने की शुरुआत मुस्लिम समुदाय में संवाद से की थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लिए मुस्लिम फैक्टर चुनावी राजनीति का सबसे मजबूत आधार रहा है।
पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समुदाय पूरी आबादी में करीब 27 से 30% है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मुस्लिम वोटर पश्चिम बंगाल के करीब 100 से 120 विधानसभा की सीटों पर काफी हद तक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अपने मुस्लिम वोटरों को आगाह करते हुए एक चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने साफ तौर पर बोल दिया कि हम हैं, इसलिए आप सुरक्षित हैं। अपनी बात समझाते हुए ममता बनर्जी कह रही थी, अगर हम किसी दिन न रहें तो 1 सेकंड लगेगा जब एक समुदाय इकट्ठा होकर आएगा और आपको घेर लेगा, फिर 1 सेकंड में 12 बजा देगा, यानी खत्म कर देगा। अगर आपको इससे बचना है तो बीजेपी के इस दुष्प्रचार में फंसकर गलती मत करना। আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। बता दें 2024 लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों का 73 से 83% तृणमूल कांग्रेस के साथ रहा। 2019 के आम चुनाव से तुलना करें तो 13% ज्यादा था। 2021 विधानसभा चुनाव में 112 मुस्लिम दबदबे वाली सीटों में से तृणमूल कांग्रेस को 106 विधानसभा सीटें मिली थी। मुस्लिम समुदाय के साथ साथ पश्चिम बंगाल के बाकी लोगों को भी ममता बनर्जी अलग अलग तरीके से एक ही बात समझाने की कोशिश कर रही हैं, और वो ये है कि हर हाल में वे बीजेपी के बहकावे में आने से बचने का प्रयास करें। खतरा बीजेपी से ही है, लिहाजा रैली कहीं भी हो निशाने पर बीजेपी ही रहती है। ममता बनर्जी कहती हैं, बीजेपी वाले खुद लूटते हैं, झूठ बोलते हैं। मैं मुख्यमंत्री के रूप में वेतन भी नहीं लेती, किसी के पैसे की चाय नहीं पीती, फिर भी वो मुझे चोर कहते हैं। खुद को पीड़ित की तरह पेश करते हुए ममता बनर्जी लोगों से सीधे कनेक्ट होने की कोशिश करती हैं और फिर कहती हैं, उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया, अब मेरे पास सिर्फ जनता है। ममता बनर्जी लोगों को बताती हैं कि उन्हें बीजेपी और चुनाव आयोग किसी पर भी भरोसा नहीं है। ममता बनर्जी कहती हैं कि मेरे हाथ से सब पावर छीन लिया है, बीजेपी की जो इच्छा हो रही है वो कर रही है। इस जगह का नाम पांडेश्वर है, जो पांडवे से जुड़ी हुई है। ये चुनाव भी महाभारत की ही तरह कौरवों और पांडवों की लड़ाई है। एसआईआर को भी एनआरसी की तरह पेश करते हुए ममता बनर्जी कहती हैं, आज लोगों के मतदान का अधिकार छीना जा रहा है, कल ये लोग एनआरसी से लोगों की नागरिकता छीनेंगे। और फिर आश्वस्त करते हुए कहती हैं, जब तक मैं जीवित हूँ बंगाल में न एनआरसी का काम होगा, न डिटेंशन कैंप बनने दूंगी। हम इलेक्शन कमीशन को चेयर को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया, और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे डिटेंशन कैंप में। जो लोगों ने बाहर में है, हम उसको छुड़ा के ले आया, हम कोर्ट केस करके छुड़ा के ले आया। अरे जो आईन है आपका, जो कानून है, इसको हम बातिल करेगा, हम इसमें हम चेंज करेगा। हमें नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे। बीजेपी की तरफ से घुसपैठियों का मुद्दा उठाए जाने पर ममता बनर्जी का कहना होता है कि जो लोग बंगाल को निशाना बनाएंगे वे नरक में जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार सबसे बड़े घुसपैठिए हैं। आपको उधर ले जाके पूरा दफ्ती मिलाता है, कलाम मिलाता है, तो आपका असर नहीं करते। वो हिंदू या मुसलमान है, और इंडिया आके आप भूल जाता है। आप बोलते हैं इसको नाम काट दो, उसको नाम काट दो। एक अभी विकेट है, मैं तो कहेंगे आप सबसे बड़ा विकेट है, आपका सरकार है।
कि हम डरेंगे नहीं। जो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो जिंदगी में कामयाब होता है। सबको भेज दिया, सबको भेज दिया, और कहता है मकान भी छोड़ दो, सब मकान में बीजेपी का निजाम हो जाएगा। जो टका गुंडा का पार्टी है, गद्दार का पार्टी है। और फिर अपनी तरफ से लोगों को यकीन दिलाने की भी कोशिश करती हैं। एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में से कई नाम हटा दिए गए, लेकिन हम मोदी और बीजेपी को आपके मतदान अधिकार छीनने नहीं देंगे। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में कोविड का भी काफी असर रहा। याद दिलाते हुए ममता बनर्जी कहती हैं कि वे लॉकडाउन लगा सकते हैं, वे लोगों को उनके घरों में बंद रखेंगे। मैंने 2021 में लॉकडाउन की स्थिति का सामना किया, मैं किसी भी स्थिति में लड़ सकती हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पंद्रह सालों से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद पर काबिज ममता बनर्जी एक बार फिर सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही हैं। 2021 के बाद दूसरी बार बीजेपी उन्हें कड़ी टक्कर देती हुई नजर आती है। काउंटर करने के लिए ममता बनर्जी लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रही हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो बंगाल में सब कुछ तहस नहस हो जाएगा और असम की राजनीति को समझने के लिए इस राज्य को भूगोल के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटा जाता है। इन 3 हिस्सों में से बीजेपी और कांग्रेस एक में आगे है, लेकिन तीसरे हिस्से में खेल हो जाता है। असम विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां चल रही हैं। राज्य की सभी 126 सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। चार मई को पता चल जाएगा कि राज्य की जनता किस पार्टी पर विश्वास करती है। असम में साल 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने अपनी 93 सीटों में से 60 सीटों पर जीत दर्ज की थी और एनडीए को कुल 75 सीटों पर जीत मिली थी। असम के भूगोल के हिसाब से ही इसकी राजनीति भी 3 हिस्सों में बटी हुई है। असम की राजनीति को समझने के लिए इन तीनों हिस्सों को समझना होगा। असम की राजनीति को समझना मुश्किल काम है। असम की राजनीति ऊपरी असम, मध्य असम, बोडोलैंड क्षेत्र और निचले असम में बटी है। इन तीनों क्षेत्रों में राजनीति एक दूसरे से काफी अलग है। इन तीनों इलाकों में अलग अलग मुद्दे हैं और यहाँ अलग अलग पार्टियों का दबदबा है। कहीं हिंदू आबादी बहुमत में है तो कहीं मुस्लिम आबादी का दबदबा है। ऐसे में असम की राजनीति को समझने के लिए इन तीनों क्षेत्रों की राजनीति को अलग अलग समझना जरूरी है। 2021 के विधानसभा चुनावों में ऊपरी असम में एनडीए और बीजेपी को बढ़त मिली थी, वहीं निचले असम में मुकाबला बराबरी कर रहा था। मध्य असम में मिला जुला रिजल्ट रहा। हालांकि अब 2023 के बाद से तीनों क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है। दो 2023 के परिसीमन के बाद बदली सीट संरचना, सीमावर्ती जिलों में पहचान की राजनीति और नए मतदाताओं के जुड़ने से इस बार चुनावी समीकरण और भी पेचीदा हो गया है। 2021 में भले ही एनडीए को 75 सीटें मिली हों और कांग्रेस गठबंधन को 50, लेकिन दोनों गठबंधनों के वोट शेयर में मात्र 3% का अंतर था। भारतीय जनता पार्टी असम में विधानसभा जीत का दावा ठोक रही है और राजनीतिक जानकार भी मान रहे हैं कि बीजेपी असम में तीसरी बार सरकार बना सकती है। इसके पीछे मुख्य कारक ऊपरी असम है। इस क्षेत्र को बीजेपी की चुनावी रीढ़ भी कहा जा सकता है। आजादी के अनेक दशकों तक कांग्रेस की सरकारों ने नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली से और दिल से दोनों से ही दूर रखा। कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को एक प्रकार से भुला दिया था, लेकिन बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने
नॉर्थ ईस्ट को ऐसे कनेक्ट किया है कि आज हर तरफ इसकी चर्चा है। आज नॉर्थ ईस्ट भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्र है। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत को जोड़ने वाला सेतु बन रहा है। क्योंकि इस क्षेत्र की कुल 35 सीटों में से बीजेपी को 30 सीटें मिली थी, कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 5 सीटें ही मिली थी। तिनसुकिया, शिवसागर, डिब्रूगढ़, जोरहाट जैसे जिले इस इलाके में आते हैं और बीजेपी इन जिलों में काफी ज्यादा मजबूत है। इस बार इस इलाके में परिसीमन के बाद बीजेपी को और ज्यादा मजबूत माना जा रहा है, क्योंकि जनजातीय आबादी इस इलाके में बढ़ गई है। ऊपरी असम में अवैध प्रवासियों का मुद्दा काफी अहम है। 2016 के चुनाव में बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाया था और इसका फायदा भी पार्टी को हुआ था। स्थानीय समुदायों को लगता है कि प्रवासियों से उनकी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को खतरा है। इसके अलावा बाढ़ और कटाव, चाय बागान मजदूरों की समस्याओं के साथ साथ अलग अलग जातीय और राजनीतिक समूहों की स्वायत्तता की मांग है। अगर ऊपरी असम को बीजेपी की चुनावी रीढ़ कहा जा सकता है, तो निचले असम को कांग्रेस की एकमात्र उम्मीद भी कहा जा सकता है। धुबरी, बारपेटा, गोलपाड़ा जैसे मुस्लिम बहुल जिलों वाला ये क्षेत्र बांग्लादेश सीमा से सटा हुआ है। इस इलाके में पहचान की राजनीति काफी ज्यादा हावी रहती है और कांग्रेस तथा एआईयूडीएफ का इस इलाके में काफी प्रभाव है। एआईयूडीएफ को असम में 16 सीटें मिली थी, जिनमें से ज्यादातर सीटें इस इलाके से आई थी। इस इलाके की कुल 50 सीटों में से 23 सीटें एनडीए के पक्ष में गईं, जबकि 27 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन की जीत हुई। इस क्षेत्र में ध्रुवीकरण की राजनीति जमकर चलती है। बांग्लादेश की सीमा के पास होने के कारण इस इलाके में अवैध प्रवासी भी बांग्लादेश से आकर बसे हुए हैं, जिन्हें बीजेपी और एनडीए मुद्दा बनाती है। हालांकि एआईयूडीएफ और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों के बहाने स्थानीय मुस्लिमों को निशाना बना रही है। इसके अलावा भूमि अतिक्रमण, ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बाढ़, कटाव और क्षेत्रीय विकास और आर्थिक असमानता इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे हैं। इस क्षेत्र में बदरुद्दीन अजमल और अन्य मुस्लिम नेताओं का बोलबाला है। इस बार एआईएम पार्टी ने भी असम में ताल ठोक दी है। ऊपरी असम में बीजेपी और निचले असम में कांग्रेस गठबंधन को 2021 में जमकर समर्थन मिला, लेकिन मध्य असम में क्षेत्रीय दल किंग मेकर बनकर उभरे। मध्य असम में नगांव, मोरीगांव के साथ बोडोलैंड क्षेत्र शामिल है, जहां जातीय और क्षेत्रीय राजनीति का प्रभाव ज्यादा है। इस इलाके में कुल 41 विधानसभा सीटें हैं। 2021 के चुनाव में यहां बीजेपी गठबंधन को 22 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस गठबंधन को 16 मिली। इसके अलावा स्थानीय पार्टियों को भी यहां 3 सीटों पर जीत मिली। मध्य असम में अवैध प्रवासन, सांस्कृतिक पहचान का खतरा, भूमि अतिक्रमण, ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बाढ़, कटाव और क्षेत्रीय विकास व आर्थिक असमानता प्रमुख मुद्दे हैं। यहाँ स्थानीय और सांस्कृतिक पहचान का मुद्दा प्रमुख रहता है, जिसके चलते स्थानीय पार्टियों का दबदबा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तमिलनाडु में एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच सीटों का बंटवारा आखिरकार फाइनल हो गया। सीटों के बंटवारे में यह देखना भी दिलचस्प है कि बीजेपी को एआईएडीएमके ने चुनावी गठबंधन में लगभग उतनी ही सीटें दी जितनी डीएमके नेता एमके स्टालिन ने सत्ताधारी गठबंधन में कांग्रेस के लिए छोड़ी है। मुद्दे की बात यह भी है कि बीजेपी को गठबंधन में पसंद की सीटों पर समझौता भी करना पड़ा है। इस बीच सबसे अहम है पलानी स्वामी और अन्नामलाई की निजी टकरार। तमिलनाडु में बीजेपी नेता अन्नामलाई को आक्रामक राजनीति बहुत भारी पड़ी है। बहाना तो एआईएडीएमके के खिलाफ अन्नामलाई का हमलावर होना बना है, लेकिन असल नाराजगी
पलानीस्वामी पर अन्नामलाई के निजी हमले को लेकर है और टकराव की एक बड़ी वजह दोनों नेताओं का एक ही समुदाय से होना भी है। एआईएडीएमके के कड़े विरोध के कारण ही अन्नामलाई को तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष पद से अप्रैल 2025 में हटा दिया गया था और अन्नामलाई की जगह नयनार नागेंद्रन को तमिलनाडु का बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया। अगर ये सब नहीं हुआ होता तो संभव है अन्नामलाई ही तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा या कम से कम दावेदार तो होते ही। बीजेपी को तो वो सीट भी छोड़नी पड़ी है जिस विधानसभा सीट से अन्नामलाई चुनाव लड़ाए जाने का प्लान था। सवाल है कि आखिर एआईएडीएमके से चुनाव गठबंधन के लिए बीजेपी ने अन्नामलाई की कुर्बानी क्यों दे डाली। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से एक सीनियर नेता ने कोयम्बटूर की सीट के लिए रिक्वेस्ट की थी, लेकिन एआईएडीएमके नेता पलानीस्वामी ने उसे भी नजरअंदाज कर दिया। बीजेपी को हर कीमत पर एआईएडीएमके के साथ गठबंधन जरूरी लग रहा था, लिहाजा पलानीस्वामी की शर्तें मंजूर करती गईं। बीजेपी को कोयम्बटूर की वो सीट भी नहीं मिल पाई जिस सीट से अन्नामलाई विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, या बीजेपी अन्नामलाई को उम्मीदवार बनाना चाहती थी। सिंगनलूर और काउंडमपलयालम को अन्नामलाई की पसंदीदा सीटें बताई जा रहा है। अन्नामलाई दोनों में से किसी एक भी सीट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। ये दोनों विधानसभा सीटें कोयम्बटूर लोकसभा में आती हैं। 2024 के आम चुनाव में अन्नामलाई बीजेपी के टिकट पर कोयम्बटूर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में थे। अन्नामलाई को करीब 4.5 लाख वोट भी मिले थे, लेकिन 11,788 वोटों से डीएमके उम्मीदवार से चुनाव हार गए थे। 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अन्नामलाई ने अरवाकुरिची सीट से भी चुनाव लड़ा, लेकिन हार का ही मुंह देखना पड़ा। चुनावी हार के बावजूद अन्नामलाई के आक्रामक रुख से बीजेपी के लिए तमिलनाडु में जगह बनने लगी थी। आखिर कोयम्बटूर में 4.5 लाख वोट बीजेपी को सिर्फ अपनी वजह से ही तो नहीं मिला होगा। अन्नामलाई का व्यक्तिगत आकर्षण तो होगा ही। एआईएडीएमके के साथ सीटों का बंटवारा हो जाने के बाद भी बीजेपी अपने हिस्से 2 सीटों पर अदला बदली की संभावना तलाश रही है। ये सीटें हैं थंजावुर और गंदेकोट्टई। थंजावुर सीट को लेकर एआईएडीएमके ने भी दिलचस्पी दिखाई है। गंधर्व कोट्टई के बारे में सुनने में आ रहा है कि बीजेपी को कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं मिल रहा है। बीजेपी को गठबंधन में कुल 27 सीटें मिली हैं और उनमें से सिर्फ कोयम्बटूर नॉर्थ ही कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों में शामिल है। बता दें, चुनावी तैयारियों को लेकर चेन्नई स्थित बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। बैठक में बीजेपी के सीनियर नेता तमिलिसाई सौंदरराजन और कोयम्बटूर साउथ विधायक वंथी श्रीनिवासन तो शामिल हुई, लेकिन अन्नामलाई मौजूद नहीं थे। फरवरी में जब बीजेपी पूरे राज्य में विधानसभाओं के लिए कैंपेन मैनेजर की नियुक्ति कर रही थी, तब अन्नामलाई ने अपने पिता की सेहत का हवाला देते हुए जिम्मेदारी न दिए जाने की गुजारिश की थी। वंथी श्रीनिवासन इस बार कोयम्बटूर नॉर्थ से बीजेपी उम्मीदवार हो सकती हैं और तमिलिसाई सौंदरराजन को मिलापुर से उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना है। ये जो विशाल जनसागर है, इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरे तमिलनाडु में जा रहा है। तमिलनाडु अब चेंज के लिए तैयार है। तमिलनाडु अब डीएमके के कुशासन से मुक्ति चाहता है। तमिलनाडु अब बीजेपी एनडीए की सरकार चाहता है। डीएमके सरकार को अब लोग सीएमसी सरकार कह रहे हैं। सीएमसी सरकार यानी करप्शन, माफिया और क्राइम को बढ़ावा देने वाली सरकार। तमिलनाडु की जनता अब डीएमके और सीएमसी दोनों को खाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। वंथी श्रीनिवासन का कहना है कि अन्नामलाई चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा जाएंगे। बता दें, अन्नामलाई से पलानीस्वामी की चिढ़ की बड़ी वजह
दोनों का एक ही समुदाय से होना भी है। असल में अन्नामलाई और पलानीस्वामी दोनों ही तमिलनाडु के गुंडर समुदाय से आते हैं, जो ओबीसी कैटेगरी में आता है। ईपीएस के नाम से लोकप्रिय पलानीस्वामी को गुंडर समुदाय का बड़ा नेता माना जाता है। युवाओं, खासकर गुंडर वोटर के बीच अन्नामलाई की बढ़ती लोकप्रियता को पलानीस्वामी अपनी राजनीतिक राह में खतरा मानते हैं। पलानीस्वामी को लगता है कि अन्नामलाई के जरिए बीजेपी एआईएडीएमके के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, जो खुद उनका मूल जनाधार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।